देखिए प्रफुल्ल, जिस तरह के एग्जिट पोल आए हैं, मैं उनको बहुत ज़्यादा गौर तो नहीं करता हूँ, इसलिए भी नहीं करता हूँ क्योंकि ब एग्जिट पोल को लेकर मेरा इसी तरह का अनुमान है कि किसी से भी पूछ सकते हैं, हर आदमी से आप बात कीजिए, वो कोई ना कोई बता ही देगा। इस देश में तो राजनीति इतनी बड़ी चर्चा का विषय रहती है कि कोई रिक्शा वाला भी बताता है कि भई वहाँ कोई आएगा, नहीं आएगा। तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ हम लोग ग्राउंड पे घूमते हैं, हमसे भी गलती होती है, लेकिन एग्जिट पोल से जो गलतियाँ पिछली बार हुई, फिर उसके बाद लगातार हमने देखा, तो वो मुझे ज़्यादातर फ्लूक से ज़्यादा तो खैर कुछ नहीं लगता कि लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि पत्रकारों के भी गलती होते हैं, तो साहब हमारा भी हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एग्जिट पोल का खेल है, ये मैं इसको कभी भी इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं लगा हूँ। लेकिन इस बार जो बंगाल के एग्जिट पोल हैं, जिसमें से लोग कह रहे हैं कि ज़्यादातर एग्जिट पोल ने बीजेपी को बढ़त दी है और टीएमसी या तो बहुत ही मतलब किनारे पर है, लेकिन बढ़त में 1-2 का है। तो एक तो ज़्यादातर मुझे लगता है जो पुराने एग्जिट पोल्स आया करते थे वो तो दिख नहीं रहे हैं, वो कंपनियां मुझे लगता है कि अब बाहर हो गई हैं इस धंधे से। और एक्सिस माइंडिया जैसे लोग, वो भी बड़े अजीब से कारण बताकर उन्होंने एग्जिट पोल से किनारा किया। चाणक्य ने शायद इसको आगे दिया है बीजेपी को। तो बीजेपी इस समय दिख तो रही है कि हम लोग एज ए रिपोर्टर अगर हम देखते हैं तो बीजेपी का तो ग्राउंड दिख रहा है। दूसरा एग्जिट पोल में असम और बंगाल, मैं दोनों की बात आपके साथ कर रहा हूं, तो बंगाल में भी चूंकि मैं घूमा हुआ हूँ, बंगाल में भी मैं इसी चुनाव में घूमा हुआ का मतलब तो मैं तमाम चुनावों में जाते ही हैं, लेकिन इस बार भी मैं चूंकि बंगाल और असम 2 ही राज्यों में गया हूँ, बाकी मैं नहीं जा पाया। लेकिन असम का जो एग्जिट पोल है वो तो आपको वहां दिख ही रहा है, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा एग्जिट करने की जरूरत नहीं, लोग वहां जा रहे हैं, जो भी देख रहे हैं। मैं तो ग्वालपारा से लेके तमाम हिस्सों में जहां जहां घूमा, वहां मुस्लिम जो वोटर है उसके अंदर भी 2 फाड़ दिख रही हैं। जो असमिया मुस्लिम है, यानी जो असम की भाषा बोलते हैं, उन लोगों के लिए कोई भी उनको इतनी ज्यादा चिढ़ नहीं है। उनसे अगर वो देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं जहां अच्छा काम हुआ है, विकास का काम हुआ है, वहां वो जो है उसके साथ खड़े हुए दिख रहे हैं हेमंता महतो। बल्कि जो वहाँ जो सबसे बड़ा उस पर ब्रह्मपुत्र के नद पर हम लोग खड़े थे, और वहीं लाचित बोरफुकन की जो बहुत ही खूबसूरत सा बना हुआ एक स्मारक है, जिसमें बड़ी विशाल मूर्ति है, उनके सैनिकों के साथ एक प्रतीकात्मक मूर्ति है, वहां उसके सामने खड़े हुए लोगों का इंटरव्यू ले रहा था, तो उसमें से मुस्लिम था, उसने कहा कि साहब मैं भी हर हालत में दूंगा। तो मैंने कहा यार मुस्लिम हो के, तो उन्होंने कहा हम भी बंगला भाषी मुस्लिमों को वो नहीं मानते, क्योंकि हमको उनके बारे में कुछ पता नहीं होता कि उनका परिवार कहाँ है, कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, तो हम लोग तो उनको बाहर निकाले जाने से हमको कोई दिक्कत नहीं। तो ये मुझे लगा एक बात होगी। फिर मैं अंदर फैंसी बाजार में गया, वहां तो 3 मस्जिदों के बीच में एक गुरुद्वारा है, मस्जिद है और मेन मार्केट है। अगर आप कभी फैंसी मार्केट में गए होंगे, वहां बहुत सारे लोग मिले, मुस्लिम्स भी मिले, जो वहाँ के असमी भाषी थे, उन्होंने भी कहा। तो वो तो साफ दिख रहा है कि वहाँ जो हेमंत बिश्व शर्मा है, उन्होंने अपनी एक कल्ट भी क्रिएट किया, यानी पार्टी का भी है और अपना भी कल्ट है, दोनों मिलके। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि उनके जो राजनीतिक दांवपेच थे वो भी बड़े इंटरेस्टिंग थे, कि उन्होंने मुस्लिम जो सीटें जो मुस्लिम बाहुल्य सीटें थी वो 27 से निकाल के 22 पे ला दिया, और बाकी सीटें उन्होंने SC ST में बढ़ा दिया। और जो असमिया, जो बेसिक मुस्लिम्स हैं, जो बेसिक्स असमी हैं, इंडिजिनस हैं, उन लोगों के लिए वो बहुत ही सेफ कर दी वो कॉन्स्टिट्यूंसीज। तो इसीलिए उनकी जीत में कोई संदेह नहीं। इसलिए अगर कोई एग्जिट पोल कह रहा है तो मुझे लगता है कि वो उसी की तरफ होगा। चूंकि हम लोगों को दिखा, बंगाल को लेकर हमेशा रहता है, जैसे हम लोग अभी भी हैं, हमको लगता है कि बीजेपी आगे बढ़ती हुई दिख रही है, लड़ रही है अलग अलग जगह पर। इस बार पहले से ज्यादा लोग वोकल हैं, बोल भी रहे हैं, ओपन भी बोल रहे हैं। हालांकि कोलकाता के कुछ हिस्सों में पहले भी बोलते थे, लेकिन इस बार जिस तरह से हम लोगों ने हम लोग तो पूछ के जाते नहीं कि कौन सा इलाका क्या है, जहां मन किया वहां चले जाते हैं। अब बहुत सारे लोग ये भी कहते होंगे कि साहब ये तो बीजेपी के समर्थित इलाके में चले गए। भाई ये कैसे कह सकते हैं, क्योंकि पिछली बार 11 की 11 सीटें जो है कोलकाता से बीजेपी उसकी टीएमसी की झोली में थी। तो इसलिए मैं ये मानता हूं कि एग्जिट पोल्स क्या कह रहे हैं उससे ज्यादा मुझे लगता है कि बीजेपी, इन्हें कॉमन में बातचीत का विषय जरूर है, और वो अभी एज पर है। मैं ये कहूंगा कि बीजेपी अगर कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं होता, या जो हम लोग ममता बनर्जी के पुराने जो इनकी पार्टी का जो थिएट्रिक्स है और जो पोल पैनल की स्ट्रेटजी है, आईपैक का जो खेल है,
जिस तरह से उन्होंने पूरे डेमोक्रेसी को ही हाईजैक करने के लिए जो नए-नए किस्म के सिस्टम्स निकाले हैं कि साहब आप काउंटिंग पे उनको धमकाओ, काउंटिंग पे उनको दूसरी पार्टियों के एजेंटों को डरा के भगाओ, उसके बाद आप जानो और वो जो सरकारी अधिकारी हैं, जो पार्टी के ही कर्मचारी जैसे दिखने लगते हैं, उनकी मर्जी, ये सब दिखेगी। इसके अलावा आप देखेंगे जो बमबाजी है, तमाम बाजी है, वो सब लोगों के घरों पर पहले ही बम फेंक दो, सोसाइटीज़ के बाहर कूड़ा फेंकवा दो, ये सब कार्रवाई तो इस बार नहीं हुई है। तो इसका मतलब लगता है कि पहले से ज़्यादा बेहतर स्थिति में होगी बीजेपी। और मैं इसलिए हम लोगों के कारण लॉजिक होते हैं, हमारे पास सिर्फ वही नहीं होता, हम ये भी देखते हैं कि भाई पिछली बार जो है जिस तरह से उनके खिलाफ चुनाव के बाद हिंसा हुई थी, 38% वोट मिलने के बाद बीजेपी को, जिस तरह रेप हुए, गैंग रेप किए गए, हत्याएं हुई और सामूहिक यहाँ से पलायन हुआ, उनको जान बचा के लिए भागना पड़ा, 1500 से ज्यादा घर तोड़ दिए गए, बहुत सारे घरों को तो बुलडोज किया गया बहुत सारे, और वो सरकारी उसके नियंत्रण में हुआ, उनके गुंडों की मेहरबानी के साथ पुलिस की निगरानी में हो गया। तो वो सबको देखते हुए इस बार अगर हम लोग देखते हैं, उसके बावजूद लोकसभा के चुनाव में वो वोट परसेंटेज कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ा, तो ये बताता है कि बीजेपी ने अपने एक स्ट्रेंथ बनाई हुई है और जो नुकसान होना है वो उसको होना है। भाई जो भी टीएमसी को नुकसान होगा, एंटी इनकम्बेंसी होगी, आरजी कर जैसा रेप केस हुआ, जो उसमें मर्डर भी हुआ, सब कुछ हुआ, और आज तक कोलकाता बहुत सालों बाद आंदोलित हुआ, तो वो हमने देखा। बस अगर हमको लगता है कि टीएमसी ने जिस तरह से कुछ नए पॉलिटिकल मूव किए थे, जैसे कि आपने देखा होगा इस बार सीपीएम को बहुत ताकत दी गई, पैसे मिले, झंडे मिले, कहाँ से मिले, ऐसा तो है नहीं पिनरई विजन दे रहे, तो वो सब चीजें जरूर इस पर असर डालेंगी। लेकिन मुझे लगता है कि मैं फिर वापस आपके एग्जिट पोल पर हूँ, तो मुझे एग्जिट पोल पर तो बहुत ज़्यादा यकीन नहीं है, वो एडजस्ट हो जाए या नहीं हो जाए, इससे मैं बहुत ज़्यादा इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि कभी भी हम किसी चलते हुए रिक्शा वाले से पूछते हैं कई बार कि बताओ बाबा कौन आ रहा है, वो कह देगा बीजेपी आ रही है, तो हम ये मान लें कि बाद में वो हमको मिल जाए और कहे कि बीजेपी आ रही है, आपने तो मैंने बताया था आपको। तो मैं तो इसी तरह मानता हूँ, क्योंकि अब वो मैं उससे पूछूंगा अच्छा चलो तुम 40 सीटों के नाम बताओ, उन पर कौन कौन उम्मीदवार खड़े ये बताओ, तो मैं उस आदमी की बात और ऐसी बातों में बहुत ज्यादा अंतर करता नहीं। हालांकि ये लोग कहते हैं कि साइंटिफिक है और सब ये, तो वो मुझे नहीं मतलब लगा। लेकिन हाँ, अगर आप मेरे से बता रहे हैं तो मैं ये मान रहा हूँ कि असम में एनडीए को बढ़त है, हो सकता है बीजेपी अपने दम से आ जाए, क्योंकि गौरव गोगोई भी कोई प्रभाव छोड़ते हुए नहीं दिख रहे थे, इसका बड़ा कारण ये है। और दूसरा मुझे लगता है कि बंगाल में एंटी इनकम्बेंसी है, दीदी के जिस तरह की फ्रॉडिज्म का जो उनके एक सिस्टम डेवलप हो गया था उनकी पॉलिटिकल जो आइडियोलॉजी में, उसको चेक किया है चुनाव आयोग ने, बहुत बेहतरीन से चुनाव लड़ाया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ भी बीजेपी एज पर। देखिए, एग्जिट पोल पर तो मेरा पहले भी यकीन नहीं था, लेकिन बंगाल विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल करने एक बड़ा खिलाड़ी जब खुद ही एग्जिट कर गया तो बचा कुचा यकीन भी मेरा गायब हो गया। और एग्जिट पोल से एग्जिट करने वाले बड़े खिलाड़ी ने जो कहा, उसने सारे एग्जिट पोल के आंकड़ों को, दावों को संदिग्ध बना दिया है। अब अगर वो शख्स कहते हैं कि उन्होंने एग्जिट पोल इसलिए नहीं किया क्योंकि 10 में से 7 लोग सच बताने के लिए या अपनी राय साफ तौर पर कि किसको वोट दिया उसी के लिए तैयार नहीं थे, तो बाकी 30% के आधार पर तो वो अपना एग्जिट पोल नहीं दे सकते थे। तो अब बचा क्या? एग्जिट पोल से 3 चीजें पता लगती रही हैं, या उम्मीद आदमी ये करता है। एक तो वोट शेयर, किस पार्टी को कितना मिलेगा, दूसरा किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, और तीसरा एग्जिट पोल किस तरफ इशारा कर रहे हैं। अगर वोट शेयर गड़बड़ है, वोट शेयर निकालना तो साइंस है अगर आपका सैंपल सही है। अगर वोट शेयर में भी गड़बड़ है, कोई कह रहा है कि बीजेपी को 48%, टीएमसी को 38%, कोई कह रहा है बीजेपी को 40%, 42%, टीएमसी को 45-46%, कोई कह रहा है बीजेपी को 44%, टीएमसी को 41%, तो ये साइंस नहीं है। यानी आपके सैंपल में गड़बड़ है, आप में पारदर्शिता का अभाव है, आप कोई एजेंडाधारी हो सकते हैं, आपका स्वार्थ अलग है, आप एग्जिट पोल के बाजार में पैसा बनाने, पैसा कमाने निकले हैं, तमाम तरह की बातें फिर आपके लिए कही जाती रहेंगी। अगर
वोट शेयर आप सही नहीं बता रहे, अगर सीटें कितनी मिलेंगी वो सही नहीं बता रहे, आप संकेत भी सही नहीं दे रहे। जब तीनों चीजें में ध्वस्त हो रहे हैं तो फिर एग्जिट पोल कराने की जरूरत क्या है। जहां तक बंगाल का चुनाव का मामला है तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी आगे बढ़ेगी, ममता थोड़ा कम होगी। बीजेपी 100 क्रॉस करने की स्थिति में है, ममता बहुत संभव है 200 के नीचे आ जाए। बीजेपी 40% वोट शेयर जो अभी तक क्रॉस नहीं किया है उसको क्रॉस करने में कामयाब हो सकती है और ममता 50% से नीचे ही रहेगी। पिछली बार से कुछ परसेंटेज उसका कम होगा, 48 से नीचे ही आएगी, ये भी तय है। इसके अलावा ममता के टीएमसी कार्यकर्ताओं के प्रति लोगों की नाराजगी है। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। एसआईआर से किसका कितना वोट कटा, अगर ममता का ज्यादा वोट कटा है और स्ट्रेटेजिकली काटा गया है तो ममता को नुकसान है। शहरी क्षेत्र में महिलाएं भी ममता से कुछ हद तक नाराज दिखती हैं। ये तमाम चीजें ममता के खिलाफ जाती हैं, लेकिन क्या इतना खिलाफ चली जाती हैं कि ममता 213 से नीचे आकर जादुई आंकड़ा बहुमत का 148 के नीचे पहुंच जाए? ऐसा मुझे तो कम से कम मुश्किल नजर आ रहा है। असंभव नहीं है, लेकिन बहुत बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। इसके पीछे मेरे पास एकमात्र ठोस वजह यह है कि बंगाल में 65% आबादी गांव में रहती है, महिलाएं खासतौर से शहरों में 35% है। इन 65% महिलाओं के पक्ष में ममता ने लक्ष्मी भंडार, कन्याश्री, राजश्री जैसी दर्जनों योजनाएं शुरू कर रखी हैं। अगर असम में हेमंत बिस्वा शर्मा ऐसी ही योजनाओं के सहारे एग्जिट पोल में फिर से सरकार बनाते नजर आ रहे हैं, अगर नीतीश कुमार ऐसी योजनाओं के सहारे बिहार में छा गए, हेमंत सोरेन झारखंड में वापस आ गए, महाविकास अघाड़ी को पीट कर महायुति महाराष्ट्र में आ गई, तो ये चीजें ममता के खिलाफ कैसे चली जाएंगी, ये मेरी समझ से बिल्कुल परे है। तो मेरा एकमात्र आधार तो ये है कि ममता को इस बार महिलाएं कुछ चेतावनी देती दिखाई दे रही हैं कि दीदी आप अच्छी हैं, लेकिन दीदी आप अपने गुंडों को संभालिए। ये जो निचले स्तर पर गड़बड़ी करते फिरते हैं, इन पर आप रोक लगाइए, नजर रखिए, नहीं तो 2031 में हम 31 में हम भाग जाएंगे। 2031 में वोट नहीं देंगे, मुझे तो कम से कम पहली नजर में ये लग रहा है। हां, अगर टीम उस तरफ टीम वर्क जो टीम है टीम वर्क के रूप में काम कर रही है, यानी बीजेपी है, यानी जांच एजेंसियां हैं, यानी चुनाव आयोग है, यानी कहीं ना कहीं अदालत का सहारा है, ये एक बेहतर टीम वर्क है, तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। जहां तक असम की बात है तो एग्जिट पोल ऊपर नीचे जरूर है, लेकिन एक स्पष्ट इशारा कर रहे हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा दोबारा से सत्ता में आ रहे हैं और बीजेपी पहले से अच्छा करती हुई दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल ये भी इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस कहीं किसी एक इलाके में भी बहुत अच्छा करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को भेजा था, गौरव गोगोई को अपना चेहरा बनाया था, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा ने डिलिमिटेशन का जो खेल खेला वो उनके पक्ष में जाता दिख रहा है। हिंदू मुसलमान नहीं करते हेमंत बिस्वा शर्मा, इससे बढ़कर करते हैं कि असम बनाम अन्य, असमिया बनाम अन्य, ये फॉर्मूला उन बीजेपी का पिछली 2 बार से चल रहा है। इस बार ये फॉर्मूला नहीं चलेगा, इसके पक्ष में मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि हेमंत बिस्वा शर्मा की बीजेपी की वापसी तीसरी बार असम में हो सकती है, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे, इसको लेकर मुझे थोड़ा सा संदेह है। उधर ममता अगर फिर से चौथी बार विधानसभा चुनाव जीतती है तो ममता क्या दिल्ली कूच करेंगी, दिल्ली में बड़ी भूमिका राष्ट्रीय स्तर पर निभाएंगी
और अभिषेक बनर्जी को मुख्यमंत्री बना देंगी। ऐसा भी कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे कहानियां चल रही हैं। देखिए, जहां तक एग्जिट पोल्स का सवाल है, मुझे एग्जिट पोल्स पर वैसे तो कुछ ज्यादा यकीन होता नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ चुनाव से हमने जिस तरीके से देखा है कि एग्जिट पोल्स में जो कहा जाता है नतीजे एकदम उसके विपरीत आते हैं। ऐसा नहीं है, कई बार एग्जिट पोल सही भी हुए हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से इनकी साख गिरी है। हमने लोकसभा के चुनाव में देखा, एक जो बड़ी कंपनी जिस पर सबकी बड़ी निगाहें लगी रहती थी, एक्सिस माई इंडिया, उसने 400 तक का मार्जिन दे दिया लोकसभा में बीजेपी को, और सीटें आई 240। तो ऐसे में मुझे लगता है कि एग्जिट पोल्स को लेकर, उनकी साख को लेकर एक बड़ा सवाल है। और माफ कीजिएगा, इस बार आप देखिए कि जो क्रेडिबल एजेंसीज हैं, जिनके सर्वे को लेकर सबकी निगाहें रहती थी और जो देखना चाहते थे कि आखिर उन्होंने अपने एग्जिट पोल्स में क्या कहा, जैसे एक्सिस माई इंडिया है, या फिर सी वोटर है, या फिर CSDS है, इन तीनों के ही सर्वे के नतीजे सामने नहीं आए। एक्सिस माई इंडिया ने तो यहां तक ये तक कह दिया कि 70% जो रिस्पोंडेंट थे यानी वोटर थे, उन्होंने बताने से इनकार कर दिया। अब आप ये समझिए कि एक्सिस माई इंडिया को उन्होंने बंगाल में वोटर ने नहीं बताया, लेकिन तमिलनाडु में उनको भाषा समझ में आ गई। बंगाल में वो कह रहे हैं कि भाषा के कारण उन्हें दिक्कत हुई और लोग अपनी बात बता नहीं पाए, लेकिन तमिलनाडु में आपको तमिल समझ में आ गया। तो ये सब चीजें हैं कि ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं कहीं दबाव है, और ये हो सकता है कि ये दबाव अपनी साख को बचाने का दबाव रहा हो इन कंपनियों के ऊपर। तो इसी कारण इन सर्वे एजेंसीज पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। और कई ऐसी सर्वे एजेंसीज हमने देखा है कि जो चुनाव के दौरान केवल सामने आती है, सर्वे करती हैं, अब उनका क्या डाटा है, कितने वोटर से बात की, कितना वोट उनमें कितना बाइफर्केशन है, कैसे अलग अलग लोगों से बात की, अलग अलग धर्म, जाति, संप्रदाय, तमाम चीजों का क्या बाइफर्केशन है, ये तमाम चीजें जाने बगैर उनके डाटा पर पूरा विश्वास नहीं किया जा सकता। अब आपको मैं अपना जो मेरा जो आकलन है, अब हम कोई सेफोलॉजिस्ट या भविष्य वक्ता तो है नहीं कि आपको संख्या बताएं, लेकिन मुझे जो चुनाव में दिखाई दे रहा है, जो मुझे लगता है कि इस चुनाव में क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है, देखिए केरल में मुझे लगता है कि लेफ्ट को इस बार हार का सामना करना पड़ेगा, और कांग्रेस का जो गठबंधन है वहां पर उसको जीत मिलेगी। बीजेपी जो बड़ी दावे कर रही थी कि केरल में उसका अच्छा प्रदर्शन होगा और तमाम चीजें वो वहां पर चुनाव में अपनी भूमिका दिखाएगी, वैसा होता हुआ मुझे नहीं दिखाई दे रहा। दूसरे नंबर पर बात करते हैं पुडुचेरी, मुझे लगता है वहां पर एनडीए की सरकार बन जानी चाहिए। और पुडुचेरी के चुनाव पर ज्यादा हालांकि बातचीत भी नहीं हुई, लेकिन जो सुनने में पढ़ने में आ रहा है उससे लगता है कि वहां पर एनडीए की सरकार आनी चाहिए। तमिलनाडु में मुझे कोई शक नहीं है कि स्टालिन दोबारा वापिस आ रहे हैं, और स्टालिन की सरकार बनने में किसी भी तरह की अड़चन नहीं आएगी। विजय वहां पर एक बड़ा फैक्टर जरूर है, लेकिन उनको जो वोट मिल रहा है वो अपोजिशन का वोट है। अब वो AIADMK और बाकी जो अपोजिशन का वोट है कितना काटते हैं, उन सब चीजों पर नजर रहेगी, कितनी सीटें जीतते हैं इस पर देखने में नजर रहेगी। असम, मुझे कोई शक नहीं है, ये साफ दिखाई दे रहा है कि असम में बीजेपी बड़े मैंडेट के साथ सरकार बना रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि पिछली बार से भी ज्यादा मैंडेट उसे मिल सकता है, यानी पिछली बार से भी ज्यादा सीटें जीतने में बीजेपी का गठबंधन वहां पर कामयाब हो सकता है कि बीजेपी वहां अकेले अपने दम पर जो बहुमत का आंकड़ा है वो पार कर ले, लेकिन फिर भी क्योंकि वो गठबंधन में चुनाव लड़ी है, उसका गठबंधन वहां आसानी से सरकार बनाएगा और पिछली बार से अच्छा मैंडेट उसे मिल सकता है। अब सबकी निगाहें लगी हुई है पश्चिम बंगाल पर। मेरा अपना ये आकलन है, देखिए इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इस बार का जो पश्चिम बंगाल का चुनाव है वो सिर्फ चुनाव नहीं है, बल्कि एक विशेष प्रयोग है। और विशेष प्रयोग क्यों इसको मैं कहता हूं, क्योंकि इसमें तमाम ऐसी चीजें हुई जो आमतौर पर आपको बाकी चुनाव में या बाकी राज्यों के विधानसभा चुनाव में नहीं देखने को मिली। तो चाहे वो SIR की हम बात करें, चाहे 27 लाख वोटर अपना वोट नहीं दे पाए, और किस आधार पर? तार्किक विसंगति। अब तार्किक विसंगति के आधार पर वोटर वैध है या अवैध है, ये तक उनकी कैलकुलेशन नहीं हो पाई। वो वोटर कानूनी है, गैर कानूनी है, ये बिल्कुल पता नहीं चला। और हमारे देश के न्याय का सिद्धांत है कि
दोषी छूट जाए, लेकिन एक बेगुनाह नहीं छूटना चाहिए। और यहां तो देश के नागरिकों के सबसे बड़े अधिकार की बात थी, लेकिन 27 लाख लोग तार्किक विसंगति बताकर छोड़ दिए गए। उसके बाद इतना बड़ा आपने वहां पर सुरक्षा का इंतजाम किया, किस तरीके से वहां पर ऑब्जर्वर दूसरे राज्यों से गए, किस तरीके से वो टीएमसी के उम्मीदवारों के परिजनों को धमकाते हुए टीवी चैनलों पर दिखाई दिए। क्या कभी ऑब्जर्वर को इस तरीके की भूमिका में किसी ने देखा है? शायद नहीं देखा होगा। तो ये एक विशेष प्रयोग है जो वहां पर किया गया। लेकिन इन सब के बावजूद मुझे लगता है कि ममता बनर्जी को एज है। और वो एज क्यों है, और ये इसके पीछे भी मेरे अपने कारण हैं। देखिए, महिलाओं ने ममता बनर्जी को पिछली बार भी जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी से ज्यादा वोट दिया, लोकसभा में ज्यादा वोट दिया। और अब पिछले 5 सालों में कुछ ऐसा बदलाव या बड़ा परिवर्तन नहीं आया है कि महिलाओं का वोट खिसक कर बीजेपी की तरफ चला गया होगा। अब आप ये समझिए कि पिछले विधानसभा चुनाव के बाद टीएमसी ने महिलाओं के लिए कई योजनाएं शुरू की, चाहे वो नकदी देने वाली योजना हो। हर महीने महिलाओं के खाते में 1500 रुपए, पहले 500 रुपए जाते थे, उसे बढ़ा करके 1500 किया गया। तो हर महीने गांव ग्रामीण हर महिला के खाते में 1500 रुपए जाना और 1700 रुपए जाना, ये कोई छोटी बात नहीं होती। और जब पैसा महिलाओं के अकाउंट में जाता है तो वो जिससे मिलेगा, बीजेपी ने भले ही वायदा किया कि वो 3000 इस रकम को करेंगे, लेकिन जो खाते में जो सरकार दे रही है उस पर जनता ज्यादा विश्वास करती है। दूसरी बात, महिलाएं क्यों छोड़कर जाएंगी? बीजेपी ने ऐसी क्या चीज उनको दिखाई है? आरजीकर की बात की जाती है कि महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। आरजीकर का पूरा मामला लेफ्ट के नेताओं ने वहां पर उठाया, लेफ्ट के कार्यकर्ताओं ने वहां प्रदर्शन किया। बाद में बीजेपी ने उसका राजनीतिक फायदा जरूर उठाया और जो पीड़ित बच्ची थी उसकी मां को टिकट भी दिया। लेकिन क्या केवल बीजेपी ने टिकट दिया इस कारण महिलाएं बीजेपी को वोट दे देंगी? मुझे इसमें थोड़ा शक है। दूसरा, एक चाणक्य का सर्वे आया, उसमें कहा गया कि 14 लाख मुसलमान बीजेपी को वोट दे देंगे। अब आप सोचिए, बंगाल का मुसलमान वो बीजेपी को वोट दे देगा। एक कारण आपको समझ में आता है कि बंगाल का मुसलमान बीजेपी को क्यों वोट देगा? तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको देखते हुए मुझे लगता है कि ममता बनर्जी को वहां पर एज है। और जो एग्जिट पोल किए गए हैं, जिस तरीके से किए गए हैं, उसके बारे में सारी दुनिया जानती है। मनोरंजन के साधन है। चुनाव के बाद 2 3 4 दिन आप मौज लीजिए, टीवी चैनलों पर बहस होगी, बौद्धिक चर्चा होगी, और उस चर्चा में आनंद लीजिए आरोप प्रत्यारोप का। लेकिन मेरा अपना आकलन है कि ममता बनर्जी को आज की डेट में जो मतदान हुआ है उसमें एज है, वो बीजेपी से आगे मुझे नजर आती है। एग्जिट पोल को लेके पूरी देश की नज़र बनी हुई है, खास करके वेस्ट बंगाल, असम और तमिलनाडु को लेके। तमिलनाडु में जिस ढंग से प्रोजेक्ट किया गया है, काफ़ी लोगों को एक संशय की स्थिति में, और बंगाल में तो एक कन्फ्यूजन की स्थिति है, जिसमें 7 एजेंसी है। 7 एजेंसी में 5 ने बीजेपी को जो है जीतने का ऐलान किया है, और 2 एजेंसी जो है वो टीएमसी को जीतने का ऐलान किया है। और असम में खास करके जो है एक तरफा है, उसमें बीजेपी के जीतने की बात है, सारी एजेंसियां जो है जीतने की बात की है। और तमिलनाडु में एक विजय फैक्टर जो है, एक एजेंसी एक्सिस माई इंडिया ने उसको सबसे लार्जेस्ट पार्टी बनाया, तो एक संशय की स्थिति है। लेकिन मैं बात जो करूँगा अभी वेस्ट बंगाल और असम पे। वेस्ट बंगाल पर नज़रें टिकी हुई पूरे देश की, खास करके एक्सपर्ट, पॉलिटिकल नेताओं और जो है चुनाव विश्लेषक और देश की जनता, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। क्या ममता बनर्जी चौथी बार सीएम बनेगी, या फिर उनका जो है बोरिया बिस्तर बंद हो जाएगा? एक सस्पेंस की स्थिति है। टीएमसी का ऐलान है कि उनकी सरकार बनेगी, और बीजेपी ऐलान कर रही है कि बीजेपी की सरकार बनेगी। ये सारे जितने भी क्लेम हैं, दावे हैं, ये केवल एग्जिट पोल पे टिका हुआ है। क्या एग्जिट पोल सही होगा या नहीं होगा? क्योंकि एग्जिट पोल को लेके देश में लगातार संशय बना रहता है। कभी एग्जिट पोल सही होता है, कभी गलत होता है। जैसे लोकसभा चुनाव में 400 की बात की गई थी, बीजेपी को सिंपल मेजोरिटी भी नहीं मिल पाई थी। तो एक सवाल होता है कि एग्जिट पोल ये एग्जैक्ट पोल है कि नहीं है। स्वाभाविक है एग्जैक्ट पोल नहीं है, क्योंकि देश में एग्जिट पोल को लेके एक संशय की स्थिति रहती है।
और ख़ास करके यूएस और यूके में टू पार्टी सिस्टम है, वहाँ पे भी बड़ी बड़ी एजेंसियाँ कई बार जो है उनका एग्जिट पोल ख़राब हो चुका है। तो इंडिया में तो खास करके कई बार ख़राब हुआ है, जैसे कि आपको बता दें 2004 में वाजपेयी सरकार के बारे में बोला जा रहा था कि फिर से वाजपेयी सरकार आ रही है, लेकिन वो हार गए। हाँ, मेजोरिटी किसी को नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हुई। जैसे बिहार में गड़बड़ी हुई, केवल वेस्ट बंगाल को ही ले लें, वेस्ट बंगाल में पिछले बार जो है कुछ एजेंसियां का लोकसभा में खराब हुआ, कुछ का ठीक हुआ। तो एक तरह से जो अभी बोला जो जा रहा है उसमें पुराने जितने भी एग्जिट पोल हैं उसको निकाल के देखिए। यहाँ पे तो पहले बोला जा रहा था टीएमसी जो है सेकंड लार्जेस्ट पार्टी होगी और बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी। इसी सब एजेंसी की बात हो रही है। तो बड़ा एक संशय की स्थिति है, चूँकि यहाँ पे एग्जिट पोल करना बहुत मुश्किल काम है। मैं इसमें बता दूं कि उसके साथ एक चुनौती होती है, चूँकि यहाँ पे मल्टी इशूज है। इस पे कास्ट है, रिलीजन है, रीजन है, उसके बाद अर्बन रूरल है, उसके बाद महिला पुरुष है, उसके बाद फिर आप एजुकेशन में चले जाएं, ऑक्यूपेशन में चले जाएं, किसान का वोटिंग पैटर्न अलग है, जाति बेस्ड राजनीति है। तो इसमें तरह तरह की बातें होती है। दूसरी बातें हैं कि हर आप साइंटिफिक ढंग से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो भी एक सवाल होता है कि साइंटिफिक ढंग से आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यदि नहीं कर रहे हैं तो स्वाभाविक है गलत होगा। और एग्जिट पोल जनरली उसको बोला जाता है, जैसे आप वोट करके निकलते हैं बूथ से, उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आपने किसको वोट दिया। तो वहाँ पे आप क्या वो साइंटिफिक ढंग से सैंपल लिया गया, क्या पर्पसिव होता है कि जहाँ पे आप खड़े होते हैं और वहीं पे किसी का ले लिए, उसको पर्पसिव एक ढंग से बोला जाता है। और स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग सर्वे होता है कि आप पूरे पॉपुलेशन को बांटते हैं, एक पूरे पॉपुलेशन को बांटते हैं कि वो सैंपल जो है पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। तो उससे जो आप बूथ चुनते हैं, बूथ में फिर असेंबली सेगमेंट लेते हैं, उसके बाद बूथ लेते हैं, बूथ में कौन गांव है, कौन कैसे लेते हैं उस पर डिपेंड करता है। कुछ लोग तो यहीं से सैंपल बना लेते हैं कि हमको सपोज दैट 7 करोड़ वहाँ पे पॉपुलेशन है, मान लीजिए बंगाल में वोटर हैं, और मुझे जो है 1 लाख ही लेना है। तो 7 करोड़ को 1 लाख से डिवाइड करते हैं, जो रैंडम में आता है उसी को सेलेक्ट करते हैं। वो यदि नहीं मिलता है तो दूसरे को ट्राई किया जाता है। लेकिन वो टीडियस वर्क है। यहाँ पे एक समस्या भी है कि हर एजेंसी के पास उतना पैसा नहीं है, फंडिंग नहीं होती है, क्योंकि सारे टीवी चैनल पेपर वाले नहीं कराते हैं। कुछ तो अपने सर्वाइवल के लिए कुछ सैंपल लेके वो तुक्का मार देते हैं। तो एक तरह से ये साइंस भी है, आर्ट्स भी है, और इसमें केमिस्ट्री भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसको जो भी एजेंसी ईमानदारी से सैंपलिंग करता है उस पे जो है भरोसा ज़्यादा होता है। और ख़ास करके ये भी होता है कि आप देखेंगे कहीं पे इंडिया में, हम लोग चूँकि सेंटर फॉर मीडिया स्टडी से जुड़े हुए रहे थे 5 साल तक, तो होता है कि लास्ट तक में फ्लोटिंग वोट, वो लास्ट तक डिसाइड नहीं करता है। जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन बूथ तक जाके लोग डिसाइड करते हैं। तो वो करीब 15-20% होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वोटिंग का समय आते जाता है उसके बाद जो है वो फ्लोटिंग अनडिसाइडेड वोटरों की संख्या घटती जाती है। तो वो आप टच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और इलेक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है इंडिया में, और लास्ट मोमेंट तक जो है पॉलिटिकल पार्टी तरह तरह के चीज़ें तैयारी करती है, रणनीति लगाती है, कैसे वोटर आएंगे, कैसे वोटर को निकाला जाए, कहाँ से, बहुत सारे चीज़ें होते हैं। जैसे अभी बंगाल में ही वोटिंग हो रही है, तो पूरे देश से लोगों को ले जाया गया, या तो कुछ खुद गए हैं वोटर, कुछ पॉलिटिकल पार्टी ने उसके आने जाने की व्यवस्था की है। तो ये एक तरह से ये आप उसका क्या वोटिंग बिहेवियर है वो भी देखना पड़ेगा। तो एक तरह से जो बोला जाए एक सस्पेंस है, और फिर ये अग्नि परीक्षा है एग्जिट पोल वाले के लिए। यदि गलत होगी तो फिर किरकिरी होगी, चूँकि लगातार किरकिरी होती रहती है, तो फिर लगता है कि भाई एग्जिट पोल क्यों कराएं, एग्जिट पोल कराने से क्या फ़ायदा है। तो एक दांव पे है, अग्नि परीक्षा है। यदि एग्जिट पोल सही होता है बंगाल में तो इज्जत बचेगी। एक जो है इंडिया में एक करेज है, एक तरह से मतलब उत्साह है एग्जिट पोल को लेके, तो वो उत्साह बना रहेगा। अगर खराब होता है बंगाल में
तो फिर जो है एक सवाल होगा कि भाई एग्जिट पोल क्यों कराएं, क्योंकि कुछ एजेंसी मुझे मालूम है कि बहुत ईमानदारी से करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। खास करके आप देखिए एक्सिस माई इंडिया ने ऐलान किया था कि मैं ये बंगाल का दूसरे दिन दिखाऊंगा, जिस दिन वोटिंग था सेकेंड फेज का उसके बाद दिखाऊंगा, लेकिन जिस दिन दिखाना था 30 तारीख को, तो उस दिन बोला कि मैं नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि रेस्पोंडेंट्स जो है नहीं आ रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। तो बड़ा सस्पिशियस डुबियस टाइप की बातें थी और ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा, क्योंकि आपने पहले फेज का एग्जिट पोल किया, दूसरे दिन आप बोल रहे हैं कि मैं कल दिखाऊंगा, सडनली आप बोल रहे हैं कि भाई ये समस्या आ रही है, तो ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा। हो सकती है उनकी मजबूरी हो, जो भी मजबूरी हो वो नहीं बता सकते हैं, लेकिन दूसरे एजेंसी ने किया है और वो कितना सच है और कितना झूठ है और कितना ईमानदारी से किया गया है या कितने जो है सीरियस ढंग से किया गया है, इस सारे का जो है 100 बात की एक बात, वो एग्जिट पोल सही होता है या नहीं होता है। नहीं होता है तो एक सवालिया है, निशान लग जाता है। जो ईमानदारी से करते हैं उस पर भी सवाल लगता है, जो ईमानदारी से नहीं करते हैं उस पर तो सवाल लगता ही है। तो एग्जिट पोल पे देश की नज़रें टिकी हुई है और ये 4 तारीख को काउंटिंग शुरू होगी और उस दिन जो है 11 बजे तक ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि किसकी जीत होने वाली है या किस पॉलिटिकल पार्टी की जीत हो रही है। एक पॉलिटिकल पार्टी की जीत और दूसरा एग्जिट पोल वालों की जीत। तो दो तरह की परीक्षा है, एक राजनीतिक पार्टियां की, दूसरे जो है एग्जिट पोल वाले की। तो इस पे देखा जाए कि क्या है, हम भी इंतजार कर रहे हैं क्या एग्जिट पोल देश के अरमानों पे, देश की उम्मीदों पे, लोगों की उम्मीदों पे उतरता है या फिर एक सवालिया निशान लगा के चला जाता है। जी धन्यवाद।